और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और शुरू से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग की जानकारी मिल रही है और आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान इसमें जलकर के राख हो चुका है। वहीं शहर के प्रेमनगर स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया और आग लगने से लाखों रुपए का इसमें नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी और अचानक से आग इसमें लग गई और आग बहुत तेजी के साथ इस फैक्ट्री के अंदर बढ़ती चली जाती है। और ये आप देख रहे हैं आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से इस फैक्ट्री में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगने का यह मामला सामने आया है और क्या अभी तक की जानकारी है इस पर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुरू में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने का यह मामला सामने आया है और आग लगने की वजह से लाखों रुपए का जो सामान था इस फैक्ट्री के अंदर, और हैंडीक्राफ्ट की ये फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें इसी से जुड़ा हुआ सामान यहां पर बनता था। लेकिन इसमें आग कैसे लगी और कैसे ये आग जो है पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लेती है, क्या कारण रहे, क्या वजह रही, कैसे आग लगी, ये अभी तक जो चीजें हैं वो साफ नहीं हो पाई हैं, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। गजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, कैसे आग लगी और अभी तक क्या इसके बारे में जानकारी है? दमकल विभाग की टीम पहुंची है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूरू शहर के प्रेमनगर स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी है। हालांकि अब आग के ऊपर काबू पा लिया गया, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो भी जमा हो गई। वहीं आग लगने के चलते लाखों रुपए को नुकसान होने की आशंका वो जताई जा रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ ये तो भी आकलन करना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री में सामान रखा हुआ था वो जलकर स्वाह हो गया है और मौके पर टीमें है वो पहुंची हुई और जानकारी जुटा रही है कि आखिर आग किन वजहों से लगी। लेकिन प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। जी अच्छा गजेंद्र, जिस वक्त आग लगी उस वक्त क्या फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग भी थे? देखिए, यही गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कोई व्यक्ति है वो नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में आग की चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान है वो जरूर हुआ है और इसी का आकलन अब किया जा रहा है कि आखिर कितने रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन अनुमान ये लगा जा रहा है कि लाखों रुपयों का सामान। और राहत भरी बात इसमें यही है कि अभी इस आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र इस पर जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां विधानसभा सत्र से पहले सियासत गरमा चुकी है और सचिवालय से जारी दिशा निर्देशों पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। आगामी सत्र पर जारी दिशा निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण है, यह उनका कहना है। ये संसदीय लोकतंत्र के विपरीत निर्देश हैं, ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। विधानसभा अध्यक्ष ने किसकी सलाह से फैसला किया, ये उन्होंने सवाल उठाया। विधायकों और जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले जहां विधायक प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन और पर्ची के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी 2 सर्कुलरों ने सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर नई बहस छेड़ दी है और इन सर्कुलरों में विधायकों के लिए प्रश्न पूछने को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, जबकि मंत्रियों को जवाब देने के मामले में खासा लचीला रुख अपनाया गया। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों के विधायकों में असमंजस और असंतोष की स्थिति है। इसे लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायक का लॉ मेकर होते हैं, ये केवल एक क्षेत्र विशेष का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसे राज्य स्तर के नीतिगत विषयों या 5 साल पुराने मामलों पर प्रश्न पूछने से रोकना और मंत्रियों को जवाबदेही से छूट देना, ये सदन की गरिमा को कम करने जैसा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें विधानसभा सत्र से पहले जारी बुलेटिन पर जवाब दिया गया और बुलेटिन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। गहलोत ने कहा था लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और इसको लेकर के देवनानी ने कहा है कि गहलोत लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वासुदेव देवनानी ने जूली पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बुलेटिन की याद 2026 में ही क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं आई। विधानसभा सत्र से पहले जारी बुलेटिन को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐतराज जताया गया था, तो उसको लेकर के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका पलटवार किया है। एक विषय को लेकर के
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी ने भी कुछ ट्वीट किया है और विपक्ष नेता ने भी कोई स्टेटमेंट दिए हैं। उससे ऐसी धारणा बन रही थी कि जैसे इस बार के सत्र से पहले कोई नए नियम जारी किए हैं और गहलोत साहब ने तो खुद ने कहा है कि देवनानी जी को किसने सलाह दी है इस प्रकार के आदेश निकालने की। लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, नाना प्रकार की उसमें कोई बातें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसको ज़्यादा मैं रिपीट करने की मैं सोचता नहीं कि कोई आवश्यकता है। जब तो मुझे लगा ये सारी वास्तविकता से परे। मैं गहलोत जी का सम्मान भी करता हूँ और मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ बुलेटिन सदन से जारी होते हैं हर सत्र के पहले वो पढ़ते ही होंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि शायद उन्होंने अपने कार्यकाल में भी और अभी भी शायद पढ़ते ही नहीं है। तो ये उनको आज ही क्यों याद आई? 20 से लेके 20, 21, 22, 23 वही सत्ता में रहे और ये मैंने विपक्ष के नेता को भी ये जानकारी होनी चाहिए। वो उस समय कैबिनेट के मंत्री थे, इस सदन में जो हो रहा वो भी ज्यादा भागीदार थे। और विधानसभा सत्र से पहले जारी बुलेटिन पर सियासत भी तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार तेज हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी विडंबना है। मैं स्पीकर साहब से पूछना चाहता हूं कि वो कौन होते हैं माननीय सदस्यों पे ये प्रतिबंध लगाने वाले। हम संविधान के अनुरूप जो है चुनाव जीत के आते हैं। संविधान का जो प्रारूप है वो हमें राजस्थान के विधायक के रूप में निर्वाचित होने को अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। कोई भी विधायक पूरे राजस्थान में कहीं की भी बात उठा सकता है, कहीं की भी बात कह सकता है, तो फिर ये आप नया तरीका कहां से लेके आ गए? एक विषय को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी ने भी कुछ ट्वीट किया है और विपक्ष नेता ने भी कोई स्टेटमेंट दिए हैं। उससे ऐसी धारणा बन रही थी कि जैसे इस बार के सत्र से पहले कोई नए नियम जारी किए हैं और गहलोत साहब ने तो खुद ने कहा है कि देवनानी जी को किसने सलाह दी है इस प्रकार के आदेश निकालने की। लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, नाना प्रकार की उसमें कोई बातें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसको ज़्यादा मैं रिपीट करने की मैं सोचता नहीं कि कोई आवश्यकता है। जब तो मुझे लगा ये सारी वास्तविकता से परे। और बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर के, जो सियासत हो रही है क्या वाकई में सही है या सिर्फ राजनीति चमकाने का एक मुद्दा भर है, इसको जरा समझते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, दो बड़ी बातें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या पीसीसी चीफ हो, बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, या पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, वो कह रहे हैं कि भाई जो विधायक का अधिकार है उस अधिकार को कैसे छीन सकते हैं। ये संविधान के जरिए ताकत मिली है और पूरे प्रदेश की जो सियासी माहौल है उसको जानते हुए उन मुद्दों को उठा सकते हैं सदन के भीतर, लेकिन इस पर आप रोक लगा रहे हैं कैसे? और दूसरा, वही वासुदेव देवनानी स्पीकर ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है बुलेटिन देखते नहीं है, ये आज से नहीं पहले से चला आ रहा है। देखिए, आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं कई बार उस चीज से नजरिया तय होता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर ये मानना, आदर्श स्थिति तो ये कहती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के जो निर्देश जारी हुए बुलेटिन के, उस पे आपत्ति जताई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने, कांग्रेस के दूसरे सदस्यों ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तारीख बताकर ये कह रहे हैं जनवरी 2020 में जब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था उससे पहले ये निर्देश जारी किए गए थे और तब ये बात जोड़ी गई कि 5 साल से पुराना विषय ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जो विषय ऑनलाइन जानकारी दे रखी है विभागों ने, उन विषयों के ऊपर सवाल ना पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है और सवाल इतना विस्तृत ना हो कि उसका उत्तर जुटाने में संसाधन और समय अतिरिक्त जाया हो, यानी खराब ना हो, उसका सदुपयोग हो समय का और संसाधन का। ये सब चाहते हैं। इस लक्ष्य के साथ में
तत्कालीन स्पीकर ने इस तरह के निर्देश दिए थे 2020 में। ऐसा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा। उन्होंने कहा कि 2020 जनवरी का जो निर्देश है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले 6 साल से वही निर्देश बुलेटिन के रूप में हर बार सत्र से पहले जारी किए जाते हैं, जिससे विधायकों को इस चीज की जानकारी रहे। और एक लाइन में उन्होंने सारी बात कह दी। उन्होंने कहा यथासंभव, यानी कोई कंपल्शन नहीं है, इस बात की बाध्यता नहीं है विधायकों के ऊपर कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र, तहसील, वार्ड या स्थानीय स्तर के सवालों के बाहर जाकर राज्य स्तर के सवाल नहीं पूछ सकेंगे। उन्होंने कहा है कि यथासंभव, यानी 2020 से ये चली आ रही है कि यथासंभव ना पूछे जाएं। ठीक है, 5 साल से पहले अच्छा, के सवाल भी पूछते हैं। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझाते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी ये समझाना बड़ा जरूरी है कि भाई ये सियासी मुद्दा जिस पर टिका हुआ है वो उसी बुलेटिन को आधार मान करके है। तो ये बुलेटिन है क्या, जारी कैसे होता है और क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, विधानसभा अपने निर्देश समय समय पर जारी करती है, तो जो दिशा निर्देश हैं उनको बुलेटिन कहा जाता है। लेकिन विधानसभा में जो सदन की कार्यप्रणाली है उसके नियम बने हुए हैं देश भर के लिए, और उसके नियम 37 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि क्या क्या सवाल पूछे जाएं, क्या क्या नहीं पूछे जाएं, और उन्हीं निर्देशों को इस बुलेटिन की शक्ल में जारी किया जाता है, जिससे विधायकों को सत्र से पहले इस बात का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा शशि, अगर जैसा स्पीकर कह रहे हैं, जो दावा वो कर रहे हैं 2020 का हवाला देते हुए, अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा अगर ये परतें खुलती हैं तो। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए मतलब जवाब देने लायक स्थिति नहीं रहेगी कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कह ही दिया कि शायद वो बुलेटिन पढ़ते ही नहीं है। 6 साल से वही बुलेटिन चले आ रहे हैं। जब अशोक गहलोत सदन के नेता थे, टीकाराम जूली कैबिनेट के मंत्री थे, तब भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बीजेपी तब के निर्देशों को गलत बताती और आज के निर्देशों के ऊपर स्पीकर वासुदेव देवनानी या बीजेपी का कोई सदस्य पैरवी करे, तब भी अलग वही बात होती जो अभी कांग्रेस के लिए स्थिति है। तब नियम सही थे, अब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी कोई भी आए सरकार में, कोई भी जाए, लेकिन अगर नियम एक समय सही है तो वो भविष्य में भी सही होंगे। और दूसरी बात, विधानसभा का सदन चलता है नियम परंपराओं से। स्पीकर के पास में विशेषाधिकार होते हैं, वो अपने समय, अपने हिसाब से, सदन की जरूरत के हिसाब से, विधायकों की मांग के ऊपर कोई फैसला ले सकते हैं जो तात्कालिक स्थिति को सूट करता हो, और उस पहले से चली आ रही चीज को बदला जा सकता है। एक बात आई कि जो हल्के, जो गैर जरूरी और जो लोकसभा में भी जो भाषा शैली प्रचलित है, और जो अन्य विधानसभाओं में भी, लोकसभा में 1950 से, अन्य विधानसभाओं में 1952 से तुच्छ सवाल ना पूछे जाएं या तुच्छ स्तर के मुद्दे ना उठाए जाएं। विधायक कह रहे हैं ये तुच्छ क्या है? तो ये तुच्छ की जो भाषा है ये लोकसभा में भी 1950 से चल रही है, अन्य राज्यों की विधानसभाओं में, राजस्थान में 1956 से चल रही है। यानी कि ये कोई विवाद का विषय है नहीं जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि दोनों मामलों को लेकर के स्थिति साफ है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत हुई है और एसआईआर पर जूली ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस जहां जीती वहीं नाम काटे जा रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष का कहना है। बीजेपी प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है, सुनियोजित रूप से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। और मालवीय के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर भी टीकाराम जूली ने बयान दिया। बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, यानी कि यह बड़ा स्टेटमेंट है। एक तरफ मालवीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और दूसरी तरफ जूली ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। उन्होंने क्या कहा है, जरा दिखाते हैं आपको। सर, लगातार आप लोग एसआईआर को लेकर घेर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहां पे ज्यादा नाम काटे जा रहे हैं? क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन विभाग में बीएलए आपके भी हैं, क्या उनके द्वारा कोई आपत्तियां आपको अभी तक दी गई हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर कंफ्यूजन जो इन लोगों ने पैदा किया है, जो चोरी इन लोगों ने की है, यानी बीजेपी के बीएलए के नाम से भी फॉर्म लगाए हैं और बीजेपी का बीएलए मना कर रहा है कि साहब मैंने तो फॉर्म नहीं दिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है, ये क्राइम है। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आप तो बल्क में, मेरे यहीं 20-25 हजार फॉर्म, यानी जितने वोटों से मैं जीता हूं उतने वोट कटवा दो ताकि अगली बार ये जीत के नहीं आ सके। यानी इनके पता ही नहीं क्या हम लोगों से प्रॉब्लम है। जहां जहां कांग्रेस जीती है पूरा फोकस वहीं किया है कि वापस इन विधानसभाओं में ये लोग जीत के नहीं आ सके। नहीं तो और भी तो जगह हैं जहां बीजेपी बड़े बहुमत से जीती है,
वहाँ कितने फोरम आए, सांगानेर में बताया ना कितने नाम कटवा रहे हैं, झोटवाड़ा में बताएं कितने कटवा रहे हैं, विद्याधर नगर में बताएं कितने कटवा रहे हैं। लेकिन पूरा फोकस हवा महल पे, आदर्श नगर पे, इन सीटों पे पूरा कर रहे हैं, ताकि जहां कांग्रेस के हमारे एमएलए जीत के आए हैं या बहुत कम मार्जिन से हार जीत कर रहा है, वहां वोट कटवाएं। ये क्या इस मामले को लेकर आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस की और आप लोगों की? क्या विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को? क्या कोर्ट लेकर जाएंगे? क्योंकि निर्वाचन विभाग तो निष्पक्ष रूप से काम भी करता है। देखिए, निर्वाचन विभाग निष्पक्ष काम कर रहा था, कोई हमें एतराज नहीं था। पूरा एसआईआर का प्रोग्राम चला, हमने एक दिन भी निर्वाचन आयोग पे कोई उंगली नहीं उठाई। अब 9 तारीख तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमित शाह जी आए, बीएल संतोष आए, राधा मोहन अग्रवाल जी आए, उसके बाद अचानक पता नहीं इनके क्या हुआ है, 2 ही दिन में सारे प्रिंटेड फार्म हजारों की संख्या में बल्क बना बना के इन लोगों ने भेज दी, जिस पे हम लोगों ने एतराज जताया। और बीजेपी के एक नेता ट्वीट करते हैं कि ये तो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर रही है, कर पूरा बीजेपी रही है। यानी कि जब मेरे यहाँ पे फोरम लगे, मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये फोरम कौन देके गया है, तो कोई नहीं बता रहे हैं। कलेक्टर से लेकर 4th क्लास तक कोई व्यक्ति किसी भी पद पे है, वो ये कहते हैं कि भाई फलां व्यक्ति ये देके गया है। एक आदमी बताने को तैयार नहीं है। बता रहे हैं जी, जांच करा रहे हैं, कहां से आए, क्या नहीं आए। ये चीजें गलत है, ये तरीका गलत है। ये तो आप तो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हो, लूट मचा रखी है। वोट चोरी, जो आप कई तरीके आपने अपना रखे हैं, कैसे भी वोट चोरी हो जाए, चुनी हुई सरकारों को गिरा दो, या जो वोटर हैं उनके वोट काट दो, या आपने अभी बिहार के अंदर देखा किस प्रकार से। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो आपका अलग हथियार है जो चुनाव से पहले मालवीय जी ने जाने की बात ही कही थी, एसीबी पहुंची। हमें कोई एतराज नहीं है। आपको लगता है हम लोगों ने कोई गड़बड़ की है, पूरी 5 साल है ना, आप जांच कीजिए ना। चुनाव से महीने 2 महीने पहले अचानक क्या आपको लगता है कि भाई इन लोगों ने कौन सी ऐसी चोरी कर दी जो 2 महीने पहले ही आप उजागर करेंगे? इसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से आपत्ति आ रही है, उसको लेकर एक आंदोलन जो है, आंदोलनरत कांग्रेस लगातार है और इसको वृहद स्तर पर इसको लेकर जाएंगे और समस्याएं जहां भी सक्षम जगहों पर दर्ज करवाई जा सकती है वहां पर करवाएंगे। फिलहाल राजस्थान में एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान है ये बना हुआ है। कैमरा जसराज घोरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। ये जो कांग्रेस में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं, भाजपा छोड़ के अब आ रहे हैं, इस तरह के दौर हमेशा चलते हैं। निकाय चुनाव से पहले से कांग्रेस की रणनीतिक बढ़त माने या भारतीय जनता पार्टी में वो नेता फिट नहीं हो पा रहे थे, वहां उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या और नेता भी कोई आने वाले संपर्क में है आपके? देखिए, काफ़ी नेता ऐसे हैं जो वापस हमारे परिवार में शामिल होंगे। उसके लिए अध्यक्ष जी ने जो है कमेटी बनाई हुई है, अनुशासन समिति। वो किन को लेना है या नहीं लेना है या निकालना है, वो सब निर्णय वो समिति करती है। उसकी बैठकें लगातार चल रही हैं। काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आगे आप देखेंगे तो और कई ज्वाइनिंग यहाँ पे। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से मुलाकात की है। कांग्रेस में वापसी के बाद पीसीसी चीफ से यह मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के कई मायने हैं। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो उसके बाद पीसीसी वॉर रूम में पहुंचे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से मुलाकात भी इस दौरान मालवीय ने की है। कांग्रेस में वापसी के बाद ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में वापसी के बाद पीसीसी चीफ से ये मुलाकात को लेकर के कई चर्चाएं हैं। हालांकि अब इसमें कांग्रेस पार्टी में उनका आगे का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के भी बातचीत यहां पर जरूर हुई होगी। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ऑडी कार चालक दिनेश जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर में तेज रफ्तार से ऑडी कार जानलेवा साबित होती है और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऑडी कार चालक दिनेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और पुलिस के मुताबिक 9 जनवरी 2026 की रात करीब 9:15 बजे अजमेर रोड पर सर्च ऑपरेशन के दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क पर काम कर रहे लोगों और पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की थी। आरोपी ने जानबूझकर कार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति के पैर में गंभीर फ्रैक्चर आया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था और घटना को सड़क दुर्घटना दिखाने के प्रयास किए गए थे। लेकिन इस मामले में लगातार पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
और तकनीकी साक्ष्यों को जुटा करके आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां पर आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो ये वही ऑडी कार चालक दिनेश है जो कि उस दौरान उस ऑडी कार को चला रहा था और उसके बाद से फरार बताया जा रहा था। इसके साथी जो कि गिरफ्त में पहले आ चुके थे, लेकिन ये मुख्य आरोपी जो कि उस वक्त कार चला रहा था वो मौके से फरार हो गया था। लेकिन जयपुर हादसे का ये जो मुख्य आरोपी है दिनेश जाट, जो कि उस वक्त ऑडी कार चला रहा था, अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जयपुर हादसे का ये मुख्य आरोपी है और घटना को अंजाम देने के बाद से ही ये फरार चल रहा था। इस तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार अलग अलग तकनीकों का सहारा भी ले रही थी। सीसीटीवी फुटेज का खंगाला गया था। पत्रकार कॉलोनी में 16 लोगों को रौंदते हुए वो कार निकली थी और जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। और यहां अब वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर भी हमला करने का उसका प्रयास था और जो है गाड़ी चढ़ाने के मकसद से ही गाड़ी को हथियार बना करके इस्तेमाल करने की कोशिश में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। और इसीलिए ऑडी कार का जो चालक दिनेश जाट है वो अब गिरफ्त में आ चुका है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। और देखिए कैसे जो आरोपी जो है पहले रौब दिखा रहा था, लेकिन अब देखिए कैसे लंगड़ाते हुए तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहा है। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक बताइए क्या जानकारी। ये दिनेश जो है जिसने ऑडी कार से लगभग 16 लोगों को कुचला था और इस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। और लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी ये पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा था। इसके साथी जो कि डॉक्टर था, कांस्टेबल था, 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन दिनेश को यहाँ पर पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब दिनेश को पकड़ने में सफलता मिली है। जयपुर के रिंग रोड पर ही ये घूम रहा था और वहीं पर ये अपनी जो फरारी काट रहा था। रिंग रोड जो है वो सुनसान इलाका है, तो वहां पर ये फरारी काट रहा था। वहां से पत्रकार थाना पुलिस ने इसको दबोच लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और लगभग पुलिस ने 500 सीसीटीवी फुटेज देखे और 100 किलोमीटर का जो रिंग रोड है जो कि 100 किलोमीटर का है वहां तक इसको पुलिस देखती गई और 500 सीसीटीवी देखा तब जाके इसकी सफलता मिली है। और ये जो आरोपी इसने अभी पूछताछ में बताया कि ये लगभग 7 से 8 घंटे पैदल चला है। जंगल में जाकर ये झाड़ियां है वहां पर जो है वो रुक गया था और वहीं पर ये जो है वो खाना जो है वो मांग कर भी खा रहा था। और ट्रक वालों से भी इसने जो है हेल्प मांगी, ट्रक वालों से इसने खाना खाया है क्योंकि इसको पता था कि पुलिस जो है इसके घर पे पहुंचेगी, इसके गांव तक पहुंचेगी। अच्छा दीपक हम ये लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें भी हैं जब घटना हुई थी। और ये आरोपी है मुख्य आरोपी जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन अच्छा एक चीज और बताइए दीपक, इतने समय ये जो बीच का गैप था पुलिस इसको तलाश रही थी, ये कहां पर रुका हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, इसने ये भी जानकारी आई है कि इसने झाड़ियों में जो है ये छुपा था, वहीं ट्रकों से मांग के जो है खाना खाता था। और इसने एक ट्रक ड्राइवर से भी जो हेल्प ली और ट्रक ड्राइवर के भी इसने कुछ जो है पैसे जो है वो लूट लिए थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और ये अपने घर नहीं जाना चाहता था और इसको पता था कि जयपुर में जहाँ इसका घर है और गाँव है वहाँ भी पुलिस इसको ढूंढ रही है। तो ऐसे में ये वहीं पर चला गया और लिफ्ट लेकर जो है ये हरिद्वार भी चला गया, ये भी जो है जानकारी सामने आई है। फिर हरिद्वार से वापस ये इधर रिंग रोड की तरफ आया और फिर इसको जो है पुलिस ने सफलता जो है पकड़ने में सफलता पुलिस को लगी। हरिद्वार भी यहाँ पर चला गया था, यानी कि जयपुर। तो ये हरिद्वार किसी के पास मदद के लिए गया था, कोई था इसका कोई करीबी जिसके पास ये रुकने के लिए गया था? नहीं, कोई इसका करीबी नहीं था, बस ये लिफ्ट मांगते मांगते और कुछ इसके साथियों ने जो जिसने इसको फरारी काटने में इसकी मदद करी, उन्होंने जो है इसको जो है वो इसको पैसा दिया था। तो उसी पैसों से और ट्रक रिंग रोड पर ट्रक चलते तो वहां से लिफ्ट मांगता मांगता ये जो है हरिद्वार तक पहुंच गया था और वहां भी जाकर ये कुछ दिनों के लिए रहा है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा मामला सामने आया है और बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए दीपक।